नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए। अगले 6 महीने के अंदर पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके भी भारत का हिस्सा होगा। अब तो पाकिस्तान को पाक अधिकृत कश्मीर को बचाना मुश्किल हो रहा है। आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए। अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। हालांकि पीएम मोदी सहित केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यहां तक कि रक्षा और विदेश मंत्री तक के भी पीओके को लेकर लगातार बयान आते रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम हैं और वो भी चुनाव के वक्त उन्होंने ये बयान क्यों दिया, ये बात बहुत मायने रखती है। क्या केजरीवाल ने जमानत पर जेल से बाहर आते ही भाजपा के घर में जो राजनीतिक लड़ाई की आग सुलगाई थी, उसकी तपन भाजपा की बड़ी हस्तियों तक पहुंच चुकी है। पीएम मोदी को तीसरी बार पीएम बनने दीजिए। योगी ने यह कहकर बात के लिए ही सही, लेकिन क्या खुद को पीएम की रेस से बाहर कर दिया है? और क्या उन्होंने नरेंद्र मोदी को भी मैसेज देने की कोशिश की है कि आप ही तीसरी बार पीएम बनिए, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है? या फिर बृजभूषण सिंह सहित उन सारे नेताओं को इस बयान से चुप कराने की योगी ने कोशिश की है कि आप हमें लेकर द्वेष मत पालिए, मैं जहां हूं ठीक हूं? या फिर केजरीवाल ने 2 महीने तक योगी के सीएम रहने की जो बात कही है, वो सिर्फ अपने चिरपरिचित अंदाज कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना की तरह ही है। अभी 2 दिन पहले जेपी नड्डा का बयान आया कि आरएसएस की अब ज़रूरत नहीं, भाजपा बड़ी हो गई है। क्या नड्डा का बयान इसलिए आया कि अंदरखानी ये बात चल रही है कि योगी को आरएसएस अगला टर्म केंद्र में बतौर पीएम देखना चाहती है और ये बात भाजपा को पच नहीं रही, इसलिए अपने मैसेज से आरएसएस को उन्होंने 2 टुक जो भी कहा उसका ये मायने निकल रहा है कि आरएसएस अपना देखे, भाजपा बड़ी हो गई है और वो अपना देख लेगी। एक बात तो तय है कि केजरीवाल के योगी पर बयान के बाद यूपी में मामला थोड़ा बिगड़ गया है। वहाँ के राजपूत बृजभूषण सिंह, राजा भैया और धनंजय सिंह वाले मामले पर पहले से ही नाराज चल रहे थे। योगी पर केजरीवाल के बयान ने आग में घी डालने का काम किया। सुगबुगाहट इस बात की भी है कि जब यूपी गुजरात के नरेंद्र मोदी को पीएम बना सकता है तो उसके घर के ही योगी आदित्यनाथ को क्यों नहीं पीएम बनाने पर सोच सकता है, और वो भी तब जब केजरीवाल सार्वजनिक तौर पर ये कह रहे हैं। तो योगी को यूपी की जनता क्यों न पीएम मोदी पर तरजीह दे? केजरीवाल ने जब योगी को लेकर सवाल किया तो भाजपा का एक भी नेता ने उसका खंडन नहीं किया, किसी के बयान तक नहीं आए, जो जनता को यह समझाने के लिए काम कर गया कि शिवराज की तरह कहीं योगी का भी हाल पीएम मोदी न कर दें। भाजपा की राज्य सरकारों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और वो भी उस प्रदेश के सीएम हैं जहां से होकर ही दिल्ली के तख्त तक रास्ता जाता है। इस मामले में देखा जाए तो मोदी का अगर कोई प्रतिद्वंदी है तो वो हैं योगी आदित्यनाथ। जनता मोदी में जो देखती है और पसंद करती है वो काफ़ी हद तक योगी आदित्यनाथ में भी है। हाल के दिनों में हिंदू राष्ट्र की संकल्पना भी बलवती हुई है और इस मामले में योगी मोदी पर भारी पड़ेंगे, ये भी तय है। दूसरी बात, यूपी में योगी ने जिस तरह से शासन संभाला है वो अन्य प्रदेशों के लिए मिसाल है, ये भी तय है। और इसीलिए योगी को पीएम मोदी का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी भी कहा जाता है। योगी आदित्यनाथ के इस बयान को देखें तो एक राजनीतिक एंगल ये भी हो सकता है, लेकिन जिस तरह से भाजपा ने अपनी राजनीति में राष्ट्रवाद सर्वोपरि के एंगल को हमेशा से ऊपर रखा है, उसके नज़रिए से देखें तो योगी आदित्यनाथ के पीओके को लेकर बयान में इस बात में छपराहट ज़्यादा दिखती है कि पीओके को वे हर हाल में भारत में मिलाने की बात पर अटल दिखते हैं। योगी के इस बयान और बयान में दी गई टाइमिंग क्या जनता को इस बात के लिए श्योर कर रही है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के भारत में विलय का समय आ गया है, या फिर ये सिर्फ चुनावी जुमले हैं? लगभग 35 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद मोदी सरकार ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का सपना साकार किया और इसके बाद भाजपा ने अपना अगला लक्ष्य सेट किया, या कह सकते हैं कि फिक्स किया, और वो है कश्मीर का एकीकरण। गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान जरा सुनिए। और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की 24 सीटों को आरक्षित रखा गया है क्योंकि हम अभी भी मानते हैं, कोई जिसको जो बोलना है वो बोले। इस सदन में बोला हुआ शब्द इतिहास बनता है। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का है, हमारा है और हमसे कोई नहीं।
अमित शाह का ये बयान इस बात की तरफ साफ इशारा कर रहा है कि भारत सरकार पीओके को वापस लेने के लिए कोई समझौता नहीं करने वाली। मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है उसके बाद से ही भारत के अभिन्न अंग पीओके को लेकर छटपटा रही है और 2019 के बाद ये छटपटाहट काफ़ी बढ़ गई है। और केंद्रीय गृह मंत्री हो या रक्षा मंत्री या फिर सरकार के मुखिया पीएम मोदी, सबके बयान ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि एक्शन कभी भी हो सकता है, बल्कि योगी आदित्यनाथ ने तो टाइमिंग भी बता दी है। सबसे बड़ी बात कि सरकार और पार्टियों के स्तर पर भले ही कुछ मुद्दों पर राजनीति होती है, लेकिन पीओके के मामले में कहीं से भी कोई राजनीति का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये सवाल देश का है, देश की संप्रभुता का है। और अगर अमित शाह जम्मू कश्मीर का कायाकल्प करने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम बिल पेश करते हैं, जिसे दोनों सदनों ने पास भी कर दिया है, तो इससे पीओके को लेकर गंभीरता साफ समझ में आ रही है। इस विधेयक के तहत जम्मू कश्मीर में कुल सीटें बढ़कर 119 हो जाएंगी, जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की 24 सीटें भी शामिल हैं जो खाली रहेंगी। अगर अमित शाह कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए ये कहते हैं कि आखिर 370 को सिर्फ कश्मीर में ही क्यों लागू किया गया था, किसी और जगह क्यों नहीं, तो गृह मंत्री के इस सवाल में देश के लिए सिर्फ तड़प दिखती है, राजनीति कहीं नहीं। और जिन दलों को राजनीति दिख रही है, तो सवाल ये उठता है कि क्या वे पाकिस्तान और हिंदुस्तान को लेकर राजनीति देख रहे हैं या फिर एक खास कौम को खुश करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से वे राजनीति खोज रहे हैं। अमित शाह ने संसद में जो कहा वो सुनने लायक है। शेख अब्दुल्ला को विशेष स्थान देने का आग्रह था, इसके कारण विलय लेट हुआ और पाकिस्तान को आक्रमण करने का मौका। मैं आज ये पूछना चाहता हूं कि इतने सारे कठिन राज्यों का विलय हो गया, कहीं पर 370 क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? ना जोधपुर में है, ना जूनागढ़ में है, ना हैदराबाद में है, ना लक्षद्वीप में है। क्यों 370 नहीं है? कि संवेदनशील हृदय के कारण 370 है। संवेदनशील हृदय। मान्यवर, कंडीशन किसने रखी, किसने स्वीकार की? इतिहास जवाब मांगता है, देश की जनता जवाब मांगती है, जवाब देना पड़ेगा, भाग नहीं सकते इतिहास से कोई। जानकारी के लिए बता दूं कि ये वही पीओके है जिसे लेकर देश की संसद से लेकर यूएन तक भारत शपथ ले चुका है। भारत कह चुका है कि पीओके खाली करो, पूरा कश्मीर भारत का था और अब भारत का होगा। और पीओके की भारत वापसी का प्लान बहुत बड़ा है। इसके लिए डिप्लोमेटिक लेवल पर सारी तैयारियां की जा चुकी हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब ये साफ हो चुका है कि पीओके भारत की जनता के जुबान पर है, लेकिन क्या वाकई इसे पाकिस्तान के कब्जे से छुड़ाया जा सकता है? क्या पीओके को हासिल कर लेना भारत के लिए उतना ही आसान है जितना नेताओं का इसके बारे में बोलकर भारतीय जनता को खुश कर देना? इसमें कोई दो राय नहीं कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है और यह भी उतना ही सही है कि यह पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। दूसरी जो सबसे खास बात वो ये है कि पीओके हासिल करने में न तो कोई कानूनी बाध्यता है और न संयुक्त राष्ट्र का कोई दबाव। यूएन इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। अब बात आती है पीओके को भारत में शामिल करने की, तो सवाल उठता है कि आखिर यह संभव कैसे है, क्योंकि बातचीत से इसका हल निकलने से रहा और ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान इतनी आसानी से पीओके हमें दे देगा। राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी सहित कुछ लोगों का मानना है कि 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा यूएन में दायर किया गया प्रस्ताव वापस लेकर पीओके को सेना हासिल कर सकती है। सोचने वाली बात है कि जिस पर पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल दीपक कपूर भी साफ कहते हैं कि यदि एक प्रस्ताव वापस लेकर पीओके आसानी से हासिल किया जा सकता तो पाकिस्तान से इतने युद्ध हुए हैं, हम अब तक यह कहकर इसे ले चुके होते। दूसरी बात कि जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया तो आपने देखा होगा कि पाकिस्तान किस तरह से खिसियानी बिल्ली बनकर खंभे नोचने लगा था। तो जरा सोचिए कि पीओके के मसले पर वो क्या करेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो इसका एक ही रास्ता है, युद्ध। और ये युद्ध भी इतना आसान नहीं होगा। भयंकर युद्ध द्वारा ही पीओके से पाकिस्तानी सेना को खदेड़ा जा सकता है। याद कीजिए भारत के हिस्से पर पाकिस्तान और चीन किस तरह से कब्जा किए थे। दोनों देशों ने सैन्य बल से हमारी ज़मीनें हड़पी थीं। तो जब देश का बच्चा बच्चा पीओके को भारत का अभिन्न अंग मानता है और उस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, तो इसे हासिल करने का रास्ता यूएन से होकर नहीं जाएगा, ये भी तय है। और न ही किसी प्रस्ताव से हम पीओके को हासिल कर सकते हैं। यदि यूएन जाते भी हैं तो 1947 में दायर प्रस्ताव में पीओके को वापस हासिल करने पर
जन्म संग्रह की बात कही गई है। ये सांकेतिक हो सकता है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं। आज हर देश अपने अधिकारों को लेकर सजग है और इन अधिकारों के बीच यूएन मौन है। इजराइल हो या फिलिस्तीन या फिर रूस या यूक्रेन, इनके बीच कोई मान्य सॉल्यूशन आज तक यूएन नहीं ला पाया और वर्षों से ये देश युद्धरत संघर्ष में उलझे हुए हैं और यूएन सोया हुआ है और इन देशों के किसी परिणाम तक न पहुंचने में देरी बता रही है कि आज यूएन की अंतर्राष्ट्रीय मामलों में स्वीकार्यता महज बैठकों और सम्मेलनों तक ही सिमट कर रह गई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर भारत की संसद प्रस्ताव करके यह बता चुकी है कि पीओके हमारा है। भारत का केंद्रीय नेतृत्व भी बार बार ये कह रहा है कि पाकिस्तान चाहे जितना जोर लगा ले, भारत पीओके को लेकर रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पीओके को लेकर मोदी सरकार में बार बार इच्छाएं बलवती क्यों हो रही हैं, या एक आम आदमी को कांग्रेस की सरकारों से 1000 गुना ज़्यादा मोदी सरकार पर इस मुद्दे को लेकर भरोसा क्यों है कि मोदी अगर सत्ता में इस बार चुनकर आते हैं तो पीओके का सपना साकार हो सकता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर खुद को काफ़ी मजबूत किया है और पीओके को हासिल करना है तो देश को यही मजबूती चाहिए। देखा जाए तो अभी भारत अपने इतिहास में सबसे मजबूत है, सरकार सक्षम है और वह कड़े फैसले कर सकती है। इसके पहले की सरकारें ऐसी नहीं थीं। वर्तमान मोदी सरकार शायद इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझती है कि पाकिस्तान के मामले में सब कुछ संभव है और यही कारण है कि पहले की डिफेंसिव मोड वाली सरकारों के कदमों की तिलांजलि देकर मोदी सरकार ने पाकिस्तान के प्रति ऑफेंसिव डिफेंस की नीति अपना रही है। सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक यह दिखाती है कि यदि हम पर हमला होगा तो हम न सिर्फ उसका माकूल जवाब देंगे बल्कि उसे जड़ से ख़त्म भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर आया बयान भी यह दिखाता है कि सरकार कितनी मजबूत है और दुश्मन को सही जवाब देने के लिए हम कितने सक्षम हैं। राजनाथ सिंह ने 17 अप्रैल को भारत के परमाणु हथियारों को नष्ट करने के CPIM के चुनावी घोषणा पत्र के वादे को लेकर साफ कहा था कि भारत के परमाणु हथियारों को नष्ट करने की बातें राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि देश को कमज़ोर करने की गहरी साजिश थी। राजनाथ सिंह के ये आरोप मोदी सरकार की नीतियों को शीशे की तरह साफ कर दे रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत ने दुनिया के 11 परमाणु शक्ति संपन्न देशों में से एक बनने की कड़ी मेहनत की है और अपने परमाणु हथियारों को नष्ट करने से वह देश कमज़ोर हो जाएगा जिसके पड़ोसी पाकिस्तान और चीन परमाणु शक्ति संपन्न है। वो दौर याद होगा जब आर्टिकल 370 के हटने के बाद घाटी के लोग डरे हुए थे, लेकिन मोदी सरकार ने कश्मीर में आतंकवाद पर काफ़ी हद तक लगाम लगाने से लेकर वहाँ डेवलपमेंट कार्यों के माध्यम से कश्मीरी आवाम की अमन चैन को वापस कर उनका विश्वास जीत चुकी है, जो सरकार की प्राथमिकताओं में से एक था। अगर पीओके को भारत में शामिल करना है तो भारत सरकार को सबसे पहले पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था खासकर बलूचिस्तान को तोड़ना होगा। वहाँ बिजली और इंटरनेट जैसे ज़रूरी बुनियादी फैक्टर्स को बाधित करना ज़रूरी है। साथ ही अफगानिस्तान को सॉफ्ट पावर के रूप में इस्तेमाल करना और चीन के साथ शांति वार्ता भी बहुत ज़रूरी है, जिसमें इस बात पर चीन को राज़ी करने की कोशिश हो कि ड्रैगन चीन पाकिस्तान कॉरिडोर के बजाय सी रूट अपनाए। भारतीय कश्मीर का विकास देखकर पीओके से भारत में शामिल होने की मांगें लगातार जोर पकड़ रही हैं। एक इंटरव्यू में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बोले थे। जरा आप भी इस इंटरव्यू के अंश को सुनिए। वैसे पाक अधिकृत कश्मीर का जहाँ तक प्रश्न है वो पहले भी भारत का था, आज ही है और कल भी रहेगा। ठीक है, इस समय कुछ हैं परिस्थितियाँ ऐसी, लेकिन आप आश्वस्त रहिए, पीओके के लोग ही ये मांग करेंगे और हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। पाकिस्तान इस डर के साए में सांसें ले रहा है कि बलूचिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में आज़ादी की मांग क्या शक्ल ले लेगी। पीओके कार्यकर्ता अमजद अयूब मिर्जा भी कहते हैं कि हम भारत सरकार से भी दरख्वास्त करते हैं कि वो हमारे हाल पर नज़र डाले। बलूचिस्तान के लोगों का दमन कोई नया नहीं है। वहाँ के लोग इस कदर पाकिस्तानी हुकूमत की बेरहमी से त्रस्त हैं कि बलूचों के सबसे बड़े विद्रोही गुट बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट यानी BLF ने आज़ादी के लिए भारत से समर्थन की मांग की है। बलूचिस्तान के लोग लंबे समय से पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से पीड़ित हैं। पाकिस्तानी सेना ने हज़ारों की संख्या में बलूचों का अपहरण करके हत्या की है। बलूचिस्तान के लोगों को यह हिम्मत मिली थी जब 8 साल पहले उनके दर्द और पीड़ा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से आवाज़ दी थी। पीएम मोदी ने कहा था
कि बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगित के लोगों ने, पाक अधिकृत कश्मीर के लोगों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, वो मेरे देश के 125 भारतीयों का सम्मान है। बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान की सरकार से इस कदर नाराज़ हैं कि वो अपने इलाके में चीनी प्रोजेक्ट की फूटी आंख देखना नहीं पसंद करते। हाल ही में बलूचों ने ग्वादर बंदरगाह की तारबंदी के खिलाफ कड़े और बड़े विरोध प्रदर्शनों को शुरू करने की चेतावनी भी दी थी। इससे पाकिस्तान की सरकार तिमिला गई थी। पाकिस्तान बलूचिस्तान का वो राज्य है जो अलग हो जाए तो पाकिस्तान को कोई बचा नहीं सकता। बलूचिस्तान के खनिज संसाधन और समुद्री तटों, नौसैनिक बेड़ों और बंदरगाहों से होने वाली कमाई पाकिस्तानी हुकूमतें खुद पर उड़ाती हैं और बलूच लोगों का दमन करती हैं। 1948 से शुरू हुए इस दमन की अब इंतहा हो गई है, जिससे वो प्रांत भारत की ओर बड़ी उम्मीद से देख रहा है। बलूचिस्तान के लोग सरकारी अत्याचार से इतना तंग आ चुके हैं कि वो अपना देश चाहते हैं। बलूचिस्तान हाथ से गया तो पाकिस्तान पूरी तरह से समझिए कि दिवालिया हो जाएगा। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के तमाम खनिज संसाधन हैं। इसके समुद्री किनारे पर ओरमारा, पसनी, गवादर जैसे नौसैनिक ठिकाने और बंदरगाह हैं। फिर भी पाकिस्तानी जुल्म की कहानी ऐसी है कि आज़ादी के बाद से ही यहाँ के लोग आज़ादी की मांग कर रहे हैं। इसके लिए कई बार हिंसक लड़ाइयाँ भी हुई हैं। 2003 के बाद से बलूचिस्तान की जिद है कि पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, उसका नतीजा अच्छा नहीं रहा है। कुछ मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक 2003 और 2012 के बीच पाकिस्तानी फ़ौज ने 8000 लोगों को अगवा किया है। आलम यह है कि अक्सर बलूच लोगों की लाशें सड़कों पर मिल जाती हैं। पीओके हमारा है, लेकिन आखिर ये क्यों ज़रूरी है भारत के लिए, इसे भी समझना बेहद अहम है। पीओके विभिन्न देशों जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बखान कॉरिडोर और चीन के साथ सीमा साझा करता है। पीओके इसके अलावा ताज़े पानी का भी बड़ा स्रोत है, जबकि वहाँ के मीरपुर और मुजफ्फराबाद में सोना, कोयला, चौक, ग्रेफाइट और बॉक्साइट जैसे प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं। चीन ने मोटी रकम खर्च करके जो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर तैयार किया है, वह भी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से पास होता है। ऐसे में यह भारत की संप्रभुता के लिए बड़ा संकट साबित हो रहा है। पीओके जल संसाधनों से समृद्ध है। सिंधु और उसकी सहायक नदियां जल विद्युत उत्पादन के लिए वहां उपयुक्त अवसर प्रदान करती हैं। बावजूद इसके वहां पनबिजली योजनाएं नहीं हैं और पीओके की करीब आधी आबादी को पीने का साफ पानी भी मैसर नहीं है। वहाँ सूखा भी बड़ी समस्या है। अपने पारिस्थितिकी प्रभावों के कारण पीओके का जल विद्युत परियोजना डायमर भाषा बांध विवादों में घिरा हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान और चीन के बीच पीओके के सुधोटी जिले में 700 मेगावाट की आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो अब चलिए बहुत आसान शब्दों में समझते हैं कि आखिर पीओके है क्या। पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है, जिसे पाकिस्तान ने साल 1947 में कब्जा किया था। हालांकि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस स्थिति को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके कहते हैं। दरअसल पीओके के दो हिस्से हैं, जिसका एक हिस्सा गिलगित बाल्टिस्तान के तौर पर जाना जाता है और यह 64,817 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला है, जबकि दूसरा हिस्सा पीओके है और वह 13,297 किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। देश की आज़ादी से पहले जम्मू कश्मीर के हिंदू राजा हरि सिंह के लगाए अधिक टैक्स के चलते मुस्लिम जनता उनका विरोध करने लगी थी। राजा और प्रजा के अलग अलग धर्म तब दोनों पक्षों में अंतर्विरोध का बड़ा आधार बने थे। 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ तब पाकिस्तान को लग रहा था कि कश्मीर उनका है और यही वजह है कि तब पाक के पश्तून लोग कश्मीर में घुस आए थे। राजा हरि सिंह इस बात से घबरा गए थे और उन्होंने सरदार पटेल का रुख किया। पटेल साहब ने तब कहा था कि हमारे साथ मिल जाएं, हम सेना भेजेंगे जो पाकिस्तान से आए लोगों को बाहर करेगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस प्रस्ताव के बाद राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एग्रीमेंट पर साइन किया। हालांकि इसके बाद भी भारत की सेना तब पाक के लोगों को पीओके के साथ सटी जम्मू और कश्मीर सीमा तक ही निकाल पाई थी। आगे 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू इस मुद्दे को लेकर संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन पहुंच गए। वहाँ एक प्रस्ताव पारित हुआ था जिसमें कहा गया था कि जो जहाँ है वहीं रुक जाए। यूएन ने इसके साथ ही जनमत संग्रह की बात कही थी। पाकिस्तान तो फौरन राजी हो गया, पर भारत ने शर्त रखी कि जब तक पाकिस्तानी इंडिया की सरजमीन नहीं छोड़ेंगे तब तक लोगों से राय नहीं ली जाएगी। पाक से पश्तून लोगों के भारत से जाने के बाद ही जनमत संग्रह होगा। भविष्य के नज़रिए से देखें तो पीओके बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील इलाका है। पाकिस्तान इसकी रणनीतिक और भौगोलिक स्थिति का लाभ अपने रणनीतिक और आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लगातार उठाता रहा है।
पीओके की सीमाएं कई देशों के साथ लगती हैं। पश्चिम में पाकिस्तान के पंजाब और NWFP प्रांत, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान का वाखान कॉरिडोर, उत्तर में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का सिंजियांग प्रांत से इसकी सीमा मिलती है। पूर्व में यह जम्मू और कश्मीर के शेष हिस्से से जुड़ता है। देखा जाए तो 2014 के बाद से भारतीय सेना में बड़ा बदलाव आया है। कांग्रेस सरकार की तुलना में मोदी सरकार ने सेना को खुली छूट दे रखी है। हो सकता है कि अगले कुछ समय या साल में पीओके पर भारत की कार्रवाई भी शुरू हो जाए, भले ही लिमिटेड वार हो। दूसरी बात कि हमने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदरूनी हालात भी इसके लिए माहौल तैयार कर रहे हैं। पाकिस्तान इस समय तमाम मुश्किलों से गुजर रहा है। राजनीतिक अस्थिरता के साथ पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति भी काफ़ी ख़राब है। चीन व अन्य देशों का कर्ज काफ़ी बढ़ गया है। ऐसे में कोई ताजुब नहीं होगा अगर आने वाले वर्षों में पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएं, जिनमें एक पर चीन कब्जा कर सकता है जबकि दूसरे पर अफगानिस्तान। बलूचिस्तान में भी माहौल ख़राब हो चुकी है। इसका फ़ायदा भी भारत को मिलेगा, ये भी तय है। लेकिन युद्ध में चूँकि सब कुछ तहस नहस हो जाता है, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उस देश के पास बैकअप हो, उसकी इकोनॉमी मजबूत हो, क्योंकि बैकअप के बिना आप युद्ध नहीं लड़ सकते और वह देश आर्थिक तौर पर मजबूत नहीं है तो तय मानिए युद्ध शुरू होने के कुछ ही दिनों के भीतर ही पूरी अर्थव्यवस्था चरमराने लगेगी। तो अब देखने वाली बात होगी कि जो योगी जी कह रहे हैं कि 6 महीनों के अंदर पीओके हमारा होगा, तो क्या वो सपना, वो भारत का सपना या योगी जी का सपना या फिर केंद्रीय नेतृत्व का सपना साकार होने वाला है या नहीं, या फिर ये सिर्फ चुनावी जुमलेबंदी ही साबित होगा। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए क्लिक इंडिया और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।